नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, आज की वीडियो का मुद्दा भारत के एक आईपीएस अधिकारी से जुड़ा है जो गुजरात में हुए गोधरा कांड का चश्मदीद गवाह है, जिसने तब के गुजरात सीएम और अब के पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन ऐसा करने के बदले में उनकी पूरी जिंदगी ही दांव पर लग गई और वो जेल में अब भी उन गुनाहों की सजा काट रहे हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। मैं बात कर रही हूं चर्चित आईपीएस संजीव भट्ट की। जी हां, तो अब इस पूरे मामले में क्या नई उपलब्धि आई है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले आप पूरा मामला जान लीजिए। दोस्तों, किसी भी बड़ी साजिश में पुलिस अधिकारियों या आईएएस अधिकारियों या फिर आईपीएस अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट प्रूव करना इजी है क्योंकि वे सीधे इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उन नेताओं का हाथ प्रूव करना मुश्किल होता है जो उन अधिकारियों को आदेश देते हैं, क्योंकि नेता इन मामलों में बड़े चालाक होते हैं। अमूमन संवेदनशील मामलों में वे अपने लिखित आदेश नहीं देते, बल्कि अपने जूनियर्स के माध्यम से इनडायरेक्टली मैसेजिंग करवाते हैं। उनका जूनियर नेता किसी अन्य जूनियर नेता के माध्यम से और वो जूनियर नेता किसी बड़े अधिकारी से। फिर इसी तरह लेवल्स रहते हैं नेताओं और अधिकारियों के, बिल्कुल स्टेप फार्मिंग की तरह। काम तो सारा नेता ही करवाता है मगर खुद नहीं करता, बस उसके नीचे जितने भी नेता और अधिकारी होते हैं उनसे वाया वाया होकर सब कामों को अंजाम दिलवाया जाता है। इसलिए काम का आदेश देने वाले और काम को अंजाम देने वाले के बीच में कई परतें होती हैं और इसलिए ही नेताओं के अपराधों को साबित करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें ना सबूत मिल पाते हैं और ना ही कोई गवाही देने के लिए तैयार होता है। तो दोस्तों, गुजरात दंगों के बाद की जांच इसी तरह से देखी जानी चाहिए। गुजरात दंगों की जांच करने वाली एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में गुजरात के आईपीएस संजीव भट्ट द्वारा नरेंद्र मोदी पर लगाए गए जितने भी आरोप थे उन सभी को नकार दिया। संजीव भट्ट ने एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट के आगे गवाही दी थी कि 27 फरवरी 2002 में हुए गोधरा कांड की रात ही मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्पेशल मीटिंग बुलाई थी और अधिकारियों को आदेश दिया था कि वे हिंदुओं के गुस्से के बीच में ना आए, हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दें। लेकिन एसआईटी ने 2012 की अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि आईपीएस संजीव भट्ट इस मीटिंग में आए ही नहीं थे और ना मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई आदेश दिया था। यह कहते हुए एसआईटी ने गुजरात दंगों की साजिश में नरेंद्र मोदी की भूमिका के आरोपों को लेकर क्लीन चिट दे दी। साल 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए उस वक्त संजीव भट्ट राज्य की इंटेलिजेंस ब्यूरो में डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात थे। संजीव भट्ट पर राज्य की इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर एंड कोस्टल सिक्योरिटी और मुख्य जगहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, मेरी इस बात पर गौर करिएगा कि गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर एकमात्र गवाही के रूप में सिर्फ आईपीएस संजीव भट्ट के बयान है और वो मीटिंग है जिसमें होने का दावा आईपीएस संजीव भट्ट ने किया। इसलिए भविष्य में भी अगर कभी गुजरात दंगों में मोदी के रोल की बात हुई तो वो संजीव भट्ट की एक गवाही होगी जो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। संजीव भट्ट की गवाही को हटाने के बाद ऐसे कोई सबूत नहीं होते जो नरेंद्र मोदी की गुजरात दंगों में भूमिका को साबित कर सके। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि संजीव भट्ट की गवाही कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए कि आज इस महत्वपूर्ण व्यक्ति एक आईपीएस की जिंदगी आज किस स्थिति में है। सरकार से पंगा लेने और उसके गलत कामों के बारे में बोलने भर से कैसे सब कुछ तहस नहस हो गया, जेल में झोंक दिया गया। दोस्तों, संजीव भट्ट दिसंबर 1999 से सितंबर 2002 तक गांधीनगर में स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो में बतौर डिप्टी कमिश्नर थे। जब गोधरा कांड हुआ उस समय वो तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में व्यापक दंगे भड़क उठे। सितंबर 2002 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को मोदी के भाषण की रिकॉर्डिंग देने के आरोप में भट्ट का ट्रांसफर भी किया गया था और अब जाके संजीव भट्ट को कोर्ट से एक केस में बड़ी राहत मिली है। गुजरात के पोरबंदर की एक अदालत ने 1997 के एक मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को बरी कर दिया है। अदालत ने यह फैसला सबूतों की कमी के चलते दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। कोर्ट ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता साबित नहीं कर सके कि संजीव भट्ट ने शिकायतकर्ता को अपराध कबूल करने के लिए मजबूर किया था। साथ ही कोर्ट ने कहा कि भट्ट उस समय पुलिस अधिकारी थे और उन पर केस चलाने के लिए जरूरी मंजूरी भी नहीं ली गई थी। तो एक आईपीएस पर मुकदमा चलाने के लिए सही तरीकों का पालन तक नहीं किया गया और देखिए, मुकदमा चलाने का या चलवाने का जोर और पावर इतना था कि बिना प्रोसीजर को ठीक तरह से फॉलो किए ही सब कुछ हो गया।
और अब जाके 1977 का मामला 2024 में क्लियर हो रहा है, 27 साल बाद। और इस मामले में भट्ट को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, हालांकि अब वो बरी हो गए हैं। दोस्तों, संजीव भट्ट ने जब से गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका बताई, तब से भट्ट के ऊपर आरोपों की झड़ी लगनी शुरू हो गई और वो एक मामले से अब जाके बरी हुए हैं। लेकिन उनके ऊपर और भी मामले अभी भी हैं, जिसकी वजह से वो जेल में बंद हैं और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, साल 1990 में जब ये सारा वाक्य पेश आया, तब संजीव भट्ट जामनगर में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर तैनात थे। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा निकाली गई रथ यात्रा के वक्त जमजोधपुर इलाके में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान उन्होंने 150 लोगों को हिरासत में लिया था। इनमें से एक शख्स प्रभुदास वैश्नानी को कथित टॉर्चर के कारण मौत हो गई, जिसके बाद 1996 में दर्ज किए गए अन्य मामले में भी संजीव भट्ट को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। यह मामला तब का है जब संजीव भट्ट बनासकांठा के एसपी थे। तब राजस्थान के एक वकील सुमेर सिंह राजपुरोहित को उन्होंने गिरफ्तार किया था। सुमेर को कथित रूप से 1.15 किलो ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। हालांकि संजीव भट्ट पर आरोप लगा कि उन्होंने राजपुरोहित को पकड़ने के लिए ड्रग्स रखने की साजिश रची थी। इस मामले में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें सजा बोली गई। फिलहाल संजीव भट्ट राजकोट जेल में बंद हैं और अपनी सजा काट रहे हैं। तो ये हाल है हमारे देश की न्यायपालिका का और उसके न्याय का। आप देख लीजिए कि अगर कोई अफसर ईमानदारी से काम करने के लिए खड़ा हो जाए, निडर होकर बयान दे, सबूत इकट्ठा करे, तो उसके साथ क्या होता है, ऐसे सारे केसेस उसके नाम पर चढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।